नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के टॉपिक को पूरा कर लिया था और आज हम उसी सिंधु सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य निवासी कहाँ के थे? वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी थी? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी दोस्तों। और जो वैदिक सभ्यता हमारी है वो ग्रामीण सभ्यता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, कृषि का प्रथम उदाहरण। कृषि का प्रथम उदाहरण, बहुत ध्यान से दोस्तों देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ध्यान से देखना कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, मेहरगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। और दोस्तों, इन्होंने जो खोज की थी किस सन में की थी? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था दोस्तों। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल। और पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि मानव द्वारा प्रयुक्त की गई प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। और अगर अनाज की बात की जाए तो चावल इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला? दोस्तों, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों, इसका आंसर होगा तांबा धातु का। दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। और हमने आपको बताया था कि मनुष्य ने तांबा में टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया था। मनुष्य ने तांबे में टिन को मिलाकर कांसे का आविष्कार किया था। उसके बाद कृषि का आविष्कार मनुष्य ने किस काल में किया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कृषि का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। कृषि का आविष्कार मनुष्य ने किस काल में किया? नवपाषाण काल में। और दोस्तों, आग की बात अगर की जाए कि आग का आविष्कार किस काल में किया, तो पूरा पाषाण काल इसका आंसर होगा। और अगर पहिए का आविष्कार की बात की जाए तो पहिए का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया। और स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी मनुष्य में नवपाषाण काल में आई। तो दोस्तों, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार किया, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया, पहिए का। और उसके बाद में स्थायी निवास, ये सभी काम मानव ने नवपाषाण काल में किए। और पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया। और दोस्तों, आप जानते हैं कि आग का आविष्कार मनुष्य ने स्फटिक पत्थरों को रगड़ कर किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन आप सभी हमने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कितनी अच्छी क्लासें हैं। तो एक बार उन क्लासों के जाकर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? दोस्तों, भाव चित्रात्मक।
कहीं कहीं पर ऑप्शन होगा अज्ञात, तो अज्ञात भी आप लगा सकते हैं अगर भाव चित्रात्मक ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं आज का, कि हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है। तो दोस्तों हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का, हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु का। नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात आई है तो हम आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बता देते हैं कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और यहीं से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना, नर्तकी की एक कांस्य निर्मित मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और अगर कहा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं और लोथल जो है वो हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। और इसका सन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसकी खोज 2 बार 1955 और 1962 में रंगनाथ राव जी ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव समाज कैसा था। दोस्तों सैंधव समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक। इसका रीजन दोस्तों ये है कि मात्र मिट्टी से बनी मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी से बनी मूर्तियां मिली हैं, इसलिए मात्र सत्तात्मक था। मिट्टी से बनी मूर्तियां दोस्तों मिली किसकी हैं, तो अगर कहा जाए तो मात्र देवी की मूर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा मिली हैं, इसलिए मात्र सत्तात्मक होने का अनुमान लगाया गया है कि सैंधव समाज हमारा कैसा था या हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। उसके बाद दोस्तों सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था। तो दोस्तों सबसे प्रभावी कारण बाढ़। दोस्तों सिंधु सभ्यता के समाप्त होने का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। उसका दोस्तों रीजन ये है, आपने अभी पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जितने भी सिंधु सभ्यता के शहर थे वो किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित थे, तो इसलिए इनका सबसे प्रभावी कारण बाढ़ ही था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। दोस्तों सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है। दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह जो आप आज भी हम लोग यूज करते हैं पूजा में, तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी क्या थी, लोथल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी। दोस्तों तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी या 16 के गुणज में थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा। पिग्गट नामक पुरातत्वविद ने जुड़वा राजधानी कहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, कुबड़ वाले सांड की। और उपासना की अगर बात की जाए, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मात्र देवी। उसके बाद युग्म समाधियां कहाँ मिली हैं। दोस्तों युग्म समाधियां कहाँ मिली हैं, लोथल एवं कालीबंगा से। युग्म समाधियां लोथल एवं कालीबंगा से मिली हैं। और अगर कहा जाए शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी दोस्तों, और शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की। और हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर कालीबंगा की दोस्तों बात करें, तो कालीबंगा जो हमारा है वो घग्गर नदी के किनारे है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज बीबी लाल एवं बी के थापर और कहीं कहीं दोस्तों अमलानंद घोष को भी आंसर माना गया है। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद दोस्तों इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, हमने आपको पढ़ाई है, उसका क्या नाम है,
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था। दोस्तों, मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए थे, तो उनमें बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। और इसका जो कहा जाए, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य दोस्तों अतिरंपकम, और आपको पता है कि अतिरंपकम कहाँ है? तमिलनाडु, पल्लावरम तमिलनाडु में। तो प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, और सर्वप्रथम पालतू जानवर मनुष्य सिंधु सभ्यता का कुत्ता था। और भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष सर्वप्रथम किसे बनाया गया? डॉक्टर मार्शल को 1916 ईस्वी में। दोस्तों, डॉक्टर मार्शल को 1916 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों, आपको हमने बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कोलकाता में की थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में विस्तृत थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? दोस्तों, ये जो सिंधु सभ्यता थी, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के अनेक नाम हैं। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों धौलावीरा। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बांटा गया? दोस्तों धौलावीरा। और आप जानते हैं कि अभी 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को की 40वीं साइट के रूप में निर्धारित किया गया है। धौलावीरा, तो यूनेस्को साइट 40 नंबर की धौलावीरा को बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हमने आज का सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा नगर। दोस्तों, ये सैंधव सभ्यता की बात की जा रही है दोस्तों, क्योंकि जब सिंधु सभ्यता थी तब ये कोई भी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी एक ही थे। तो अगर सैंधव सभ्यता की बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे बड़ा नगर सैंधव सभ्यता का कौन सा है, तो राखीगढ़ी इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पावासी जो थे किसकी बनी मोहरों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों सैल खड़ी। और सैल खड़ी किससे बनती थी? जिप्सम और चूने से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, और सबसे प्रमुख इमारत स्नानागार। और ये स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सिंधु सभ्यता का नकली स्थान किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता का नकली स्थान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और अगर वर्तमान नकली स्थान की बात की जाए तो सहारा मरुस्थल के घास के छोटे छोटे मैदानों को वर्तमान का नकली स्थान कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी दक्षिणी बिंदु कौन से हैं? तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के तट पर है। उत्तरी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, उत्तरी जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांडा जम्मू कश्मीर। उसके बाद पश्चिमी की अगर बात करें तो पश्चिमी स्थल है हमारा सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है और दास्क नदी के किनारे। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी दाइमाबाद महाराष्ट्र, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अगर आलमगीर की खोज की बात की जाए तो आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और कब की थी दोस्तों? इसकी खोज इन्होंने 1928 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिंधु घाटी में मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, किस शहर में? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रोपड़। रोपड़। अब अगर दोस्तों हम अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज किसने की है? तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, और रोपड़ के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। आपको आलमगीरपुर और रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों तांबे अथवा कांसे का एक रथ मिला है, वो सिंधु सभ्यता के किस शहर में मिला है? तो ये रंगपुर में मिला है। और रंगपुर दोस्तों मादर नदी के किनारे स्थित है, मादर।
मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। और आपको पता होगा कि लोथल शहर की भी खोज रंगनाथ राव ने की है। और दोस्तों रंगपुर से रंगनाथ राव, तो कांसे की एक मूर्ति, तांबे और कांसे की मूर्ति रंगपुर से मिली है और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की है। और यह रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दोहरा जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। दोस्तों दोहरा जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा आप लोगों को पता है कि अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सभी चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।